नमस्कार, अनंत क्लासेस में आप लोगों का स्वागत। अनंत क्लासेस पर हिस्ट्री की जीके सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। हिस्ट्री में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता को स्टार्ट किया था। वैदिक सभ्यता के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वैदिक सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, वहां पे जो है कितनी इकाइयां थी। ठीक है, वो हमने देखा था कि सबसे छोटी इकाई हमारी कुल आती है, सभा समिति विद्युत आती है, विद्युत जो होता सबसे प्राचीन संस्था थी। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। होप सो आप लोगों को जो है वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले प्रीवियस वीडियो देखिएगा, फिर हम जो है वो इसके बाद क्या करेंगे स्टार्ट हमारी वैदिक सभ्यता का सामाजिक जीवन। ठीक है, वैदिक सभ्यता की उत्पत्ति कैसी हुई, कौन यहाँ पे रह रहे हैं, ये सब लोग हम जो है पहले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जो कि टॉपिक क्या है, वैदिक सभ्यता का सामाजिक जीवन, यानी कि आर्यों का जो था वो सामाजिक जीवन ऋग वैदिक काल में कैसा था। ठीक है, ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है आपका 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, जो कि हमने पहले पढ़ लिया। आज हम करेंगे इसका सामाजिक जीवन, यानी कि समाज में लोग रहते कैसे। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे सामाजिक जीवन, सबसे पहले जो था ये क्या था, पितृ प्रधान, यानी कि पुरुष प्रधान जो थी सोसाइटी थी, पुरुष प्रधान था। जैसे कि हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं हमारा समाज क्या है, पुरुष प्रधान है, वैसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ऋग वैदिक काल कैसा था, पुरुष प्रधान था। लेकिन स्त्रियों की जो स्थिति थी वो सम्मानजनक थी, यानी कि स्त्रियों को जो था वो अधिकार थे। जैसे कि हम लोगों ने राजनीतिक में पढ़ा, क्या है, राजनीति में जो है वो स्त्रियों को अधिकार दे रखे थे कि राजनीति में शामिल हो सकती थी स्त्रियां। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे पितृ प्रधान होने के साथ क्या दे रखा है, यहाँ पे राइट्स दे रखे हैं कि इनकी जो है स्थिति जो है वो सम्मानजनक जो है वो बनी हुई है स्त्रियों को। ठीक है, ये क्लियर हो गया। क्या है हमारा ऋग वैदिक काल का समाज कैसा है, वो है हमारा पितृ प्रधान। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि स्त्रियों की स्थिति जो है वो ठीक नहीं थी, लेकिन स्त्रियों की स्थिति यहाँ पे क्या है, बहुत अच्छी है, सम्मानजनक है, राजनीति में अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, विवाह करने की अनुमति है, मतलब अपनी मर्जी से जो है वो विवाह कर सकते हैं। ये सारे राइट जो है वो दिए हुए हैं, वो हम आगे देखेंगे। चलिए हम बात करते हैं आगे कि यहाँ पे वर्ण व्यवस्था, ठीक है, जात पात ये सारी चीजें थी या नहीं थी। तो यहाँ पे क्या है, वर्ण व्यवस्था हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता में भी नहीं पढ़ी हुई है कि वहां पे वर्ण व्यवस्था थी। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं थी। जैसे कि हम लोग अब वर्तमान समय में बात करें, हमारी जो है वो वर्ण व्यवस्था क्या है, जन्म के आधार पर। लेकिन ऋग वैदिक काल में जन्म के आधार पर नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जन्म आधारित नहीं अपितु क्या है, कर्म के आधार पर थी। जो जिस काम को करेगा उस काम से जो यहाँ पे क्या समय, यहाँ पे जो था अपनी आर्थिक जो है वो आर्थिक स्थिति को जो था वो अच्छा बनाना यहाँ पे मेन मोटिव था। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऋग्वेद का 9वां मंडल है, 10 मंडल है। ठीक है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक ऋषि कहते हैं, ठीक है, कि मैं कवि हूँ, क्या है, मैं कवि हूँ, लेकिन मेरे पिता क्या है, चिकित्सक है, मेरे पिता क्या है, डॉक्टर है, और मेरी माता जी क्या करते हैं, अन्न पीसते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, ओनली जो है ओनली क्या करने, आय कमाने का है, आय कमानी है, बस इतना सा है। कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जात पात की आप इस कास्ट से हैं, आप ये काम नहीं कर सकते, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे सिर्फ क्या है, कर्म के आधार पर जो था वो वर्ण व्यवस्था का बंटवारा किया गया था। ठीक है, जो वर्ण व्यवस्था है उसको बांटा गया था, जिस काम से उसको उसमें जो था वो उसको रखा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो हमारा 9वां मंडल है ऋग्वेद का 10वां मंडल है, उसमें क्या बोलते हैं, उसके ऋग्वेद के 10वें मंडल का पुरुष सूक्त। ठीक है, पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन किया गया है, जिसमें क्या है हमारे पास ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का जो है वो वर्णन यहाँ पे किया जाता है ऋग्वेद के 10वें मंडल के। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है शूद्र का वर्णन ऋग्वेद के कितने मंडल में है, तो आपके 10वें मंडल में जो है वो आता है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी है, संयुक्त परिवार जो है वो, यानी कि ज्वाइंट फैमिली जो यहाँ पे देखने को मिलती थी। ठीक है, पहले तो आ गया पितृ प्रधान है, पितृ प्रधान के साथ हम बोलेंगे वर्ण व्यवस्था जो थी किस आधार पर थी, कर्म आधार पर थी। ठीक है, और ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक ऋषि बोलते हैं कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता डॉक्टर है और मेरी माता क्या कर रहे हैं, अन्न पीसते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा ऋग्वेद के 10वें मंडल है उसमें 4 वर्णों का वर्णन है, जो कि क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और यहाँ पे कौन से सिस्टम है, संयुक्त परिवार जो है हमें देखने को मिलते हैं ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ के लोग जो वस्त्र और आभूषण कैसे पहनते थे। तो वस्त्रों की बात करें, यहाँ पे 3 प्रकार के वस्त्र थे। ठीक है, अधो वस्त्र आता था, जो कि हमारे जैसे धोती हो गया, पजामा, उसको क्या बोला मैंने, अधो वस्त्र कहा। ठीक है, एक आता है उत्तरीय, जो हमारी शर्ट हो गया, उसको क्या बोल रहे हैं, उत्तरीय कहा। और एक आता है हमारा अधिवास, ठीक है, जो चादर वगैरह ओढ़ने के लिए लेते हैं, उसको इन्होंने क्या बोला, अधिवास कहा। और जो टोपी लगाते हैं उसे क्या कहा उन्होंने, उसने जो है वो कहते हैं ऋग्वैदिक काल में। दोबारा बता रही हूँ, अधो वस्त्र क्या है, जो हमारा पजामा धोती हो गया, उसको अधो वस्त्र बोला। ठीक है, उत्तरी क्या बोला, जो हमारी शर्ट है उसको क्या बोला जा रहा है, ये उत्तरी कहते हैं। और अधोवास क्या आ गया, जो एक चादर ली जाती है ओढ़ने के लिए, उसको क्या बोल रहे हैं, अधोवास। और उष्णी क्या है, हमारी पगड़ी को जो है वो कहा गया है ऋग्वैदिक काल में। क्लियर है।
और आभूषणों की बात करें, सोना, चांदी, हाथी दांत, ठीक है, इसके जो है आभूषण पहनते थे। और साथ में जो है वो पुरुष और स्त्री, जैसे कि हम वर्तमान समय में बात करें, महिलाएं और जो है पुरुष दोनों जो है वो आभूषण पहनते हैं। तो यहाँ पे भी सेम क्या है, आभूषण जो है महिलाएं भी पहनती हैं और साथ में जो है पुरुष भी पहनते हैं। और सोने के आभूषणों को क्या कहा गया भाई, निषक जो है वो कहा जाता है, ठीक है। सोने के आभूषणों को क्या कहा गया, ऋग्वैदिक काल में निषक जो है वो कहा जाता है। क्लियर इतना। वस्त्र 3 प्रकार के वस्त्र हैं, उष्णीय पगड़ी है, ठीक है, आभूषण सोने चांदी और हाथी दांत के पहनते हैं। और साथ में क्या है, जो सोने के आभूषण है उन्हें क्या कहते हैं, निषक कहते हैं। और हमारे महिलाएं और पुरुष दोनों जो है वो आभूषण पहनते हैं, ठीक है। और वीणा, ठीक है, वीणा जो है प्रमुख यहाँ का वाद्य यंत्र है ऋग्वैदिक काल में। वीणा क्या है, प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता है ऋग्वैदिक काल का, ठीक है। अब बात करते हैं विवाह। विवाह में क्या था क्या नहीं थी, तो यहाँ पे बात करें, पहले तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था नहीं है इतनी ज्यादा, तो यहाँ पे बाल विवाह भी हमें नहीं मिला है देखने को, ठीक है, बाल विवाह नहीं है। साथ में सती प्रथा का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है ऋग्वैदिक काल में। बाल विवाह, सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह है, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। अंतर जातीय विवाह भी, इंटरकास्ट मैरिज है, ठीक है। और क्या है, शिक्षा के अधिकार स्त्रियों को थे, ठीक है, शिक्षा के अधिकार जो था वो स्त्रियों को यहाँ पे बराबर थे। तो यहाँ पे क्या है, पहले तो बाल विवाह और सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, बाल विवाह सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं है। विधवा पुनर्विवाह है, शिक्षा के अधिकार है, साथ में इंटरकास्ट मैरिज जो था यहाँ पे होती थी, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अब विधवा पुनर्विवाह की बात करें तो एक है हमारे पास नियोग प्रथा, ठीक है। नियोग प्रथा ये होती थी कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्त्री के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, अगर उसके पति की डेथ हो जाती है, तो उसका जो छोटा भाई होगा, ठीक है, उसके हस्बैंड का जो छोटा भाई होगा, यानी कि उस स्त्री के देवर के साथ जो है उसकी शादी कर दी जाती थी। तो ये होता है हमारा नियोग प्रथा, यानी कि नियोग प्रथा। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, विधवा पुनर्विवाह जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। शिक्षा के अधिकार है, बिल्कुल है जी, ठीक है। और शिक्षा के अधिकार है तो इसलिए यहाँ पे स्त्रियों को उपनयन संस्कार, ठीक है, उपनयन संस्कार का अधिकार था। उपनयन संस्कार होता है जब भी गुरुकुल में शिक्षा जो है वो वहां पे जो है ग्रहण करने के लिए जाते हैं, तो उनका एक संस्कार किया जाता है जिसे हम बोलते हैं उपनयन संस्कार जो है वो कहा जाता है, ठीक है। यानी कि स्त्रियों को उपनयन संस्कार के अधिकार थे, राजनीति में शामिल हो रही थी, ठीक है, शिक्षा के भी अधिकार थे, लेकिन स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार नहीं था, ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो था वो यहाँ पे नहीं था। और साथ में एक चीज आती है बहुतु। बहुतु क्या है, जब भी किसी लड़की की शादी होती थी तो उसके साथ जो उपहार जाते थे उन्हें क्या कहा जा रहा है, बहुतु। तो हम उसे दहेज भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ऋग्वैदिक काल में बहुतु क्या है, तो ऋग्वैदिक काल में बहुतु है जब भी स्त्री की शादी, जब भी किसी लड़की की शादी होती है, विवाह होता है, तो उस टाइम जो उसके साथ उपहार जाते हैं उसे क्या बोला गया है भाई, बहुतु जो है वो कहा जाता है, ठीक है। और एक टर्म है हमारे पास अमाजू। अमाजू होता है जब भी कोई स्त्री उम्र भर जो है वो अविवाहित रहती है, तो ऋग्वैदिक काल में जो है उसे क्या कहा जाता है भाई, अमाजू जो है वो कहा जाता है, ठीक है। जब भी कोई स्त्री जो है वो अपनी उम्र भर के लिए जो है वो क्या रहती है, आजीवन काल के लिए अविवाहित रहती है, यानी कि शादी नहीं करते, तो उसे क्या बोला गया है यहाँ पे, ऋग्वैदिक काल में अमाजू जो है वो कहा जाता है, ठीक है। ये मछली और नमक का प्रयोग नहीं करते थे, ठीक है, ये लोग जो क्या करते थे, मछली और नमक का जो है वो प्रयोग इन लोग जो है ऋग्वैदिक काल में इस चीज का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। फिर रिपीट कर रही हूँ, मात्र प्रधान नहीं है, पितृ प्रधान है। हड़प्पा सभ्यता हमने मात्र प्रधान पढ़ी थी, पितृ प्रधान है, लेकिन पितृ प्रधान होने के साथ साथ यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति जो है वो सम्मानजनक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, राजनीति में शामिल हो रही है, शिक्षा का अधिकार है, हर जो है वो डिसीजन में लिया जा रहा है। जैसे अगर मैं शिक्षा के अधिकार की बात करूँ, कुछ विदुषियों के नाम है, विश्वतारा हो गया, अपाला हो गया, घोषा हो गया, ये विदुषी है, या इन्हें ऋग्वैदिक काल में ऋषि भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 3 प्रकार के वस्त्रों का वर्णन है, संयुक्त प्रथा है, वर्ण व्यवस्था नहीं है। वर्ण व्यवस्था यानी कि कास्ट जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है, सिर्फ क्या है, कर्म के आधार पर जो है वो कास्टों को जो है वो बांटा गया, यानी कि वर्ण व्यवस्था को बांटा गया है, ठीक है। वीणा यहाँ का प्रमुख वाद्य यंत्र है। बहुतु क्या है, वही दहेज को बोला गया है, जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो उसके साथ जो उपहार जाते हैं उसे क्या बोला गया है, बहुतु जो है वो कहा गया है। क्लियर है? होप सो आप लोगों को जो है वो वैदिक सभ्यता का सामाजिक जीवन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ का आर्थिक और धार्मिक जीवन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।